हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस विच इज़ सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पर ये लेक्चर शुरू करने से पहले वही डेली का रिचुअल जो मैं आपसे चीज़ें कुछ बोलता हूँ, राइट, और आपको सुननी पड़ती हैं, शायद आप नहीं सुनना चाहते होगे उसके बावजूद भी, पर वो ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो ये क्लासरूम जिसका एक्सेस आपके पास है, जिसके थ्रू आप लॉ का बेस्ट कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, जो कि दूसरी कोचिंग्स में पैसे वगैरह लेने के बाद, फीस लेने के बाद भी, और बहुत सारी फीस लेने के बाद भी नहीं आपको मिल पाता है, और वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि ये जो इनिशिएटिव है जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है, उससे और भी दूसरे लोगों का बेनिफिट हो, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो लोग कॉलेज में हैं और लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से तैयार होती है। या हर कोई इंसान जो लॉ में इंटरेस्टेड है, उसको इस चैनल के बारे में पता होना चाहिए और उसका इससे बेनिफिट होना चाहिए। हमारा एम यही है कि आप लोग जो इतनी सारी फीस पे करते हो, इतना परेशान होते हो दूसरे शहरों में जाके, छोटे शहरों से, खासतौर पे जो लोग माइग्रेट करके दूसरे शहर में रहने जाते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। केवल फ़ीस ही नहीं होती है, फ़ीस के अलावा उस शहर में रहने का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, कि जो लैंडलॉर्ड है वो परेशान कर रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम आपको ना हो। आप अपने घर बैठ के केवल एक 4G कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन है आप इन वीडियोस के थ्रू कर सको, ये हमारा टारगेट है। और हमारी जो वीडियोस की डिज़ाइन है वो भी इसी तरीके से है कि हम एक टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा एक लेक्चर देख लो, तो उसके बाद आपको कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप केवल उतना ही अगर एग्जाम में लिख के आओगे, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हो सकते हैं आपको वो मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और अपने उन दोस्तों को बताइए जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास प्रॉब्लम है पैसे की, या कहीं वो दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं, तो इससे उनका फ़ायदा होगा और दे विल बी हैप्पी कि उन्हें कुछ ऐसा मिल पाया और आपकी वजह से मिल पाया, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस क्या होता है, जो कि अंडर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। हालांकि सेक्शन 52 की हेडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस नहीं है, वो बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, बट जो सेक्शन 52 है वो इसी डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है। तो हम पहले समझते हैं कि लिस्ट का मतलब क्या होता है और पेंडेंस का मतलब क्या होता है, राइट। तो लिस्ट का मतलब बेसिकली एक तरह से डिस्प्यूट होता है, राइट। और जो पेंडेंस है इसका मतलब होता है पेंडिंग। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो उस टाइम पे कोई नया टाइटल नहीं क्रिएट किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली एक और रूल है जो बहुत फेमस मैक्सिम है लॉ में, विच इज ut lit pendente lite nihil innovator। It means ut lit pendente lite nihil innovator, right? Which means during pendency of litigation, nothing new can be introduced, right? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ाऊंगा इसको। अगर आप ये लेक्चर आखिरी तक देखते हैं तो आपको फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट। तो जो सेक्शन 52 है वो किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस पे, जो कि अल्टीमेटली यहाँ से डिराइव होता है इस मैक्सिम से, जो कि ये बोलता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नथिंग न्यू कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट। तो इसका क्या मतलब है? अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसा कि अपनी स्पेशलिटी है कि हम हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए
ए की ये प्रॉपर्टी थी, राइट, और ए ने ये प्रॉपर्टी बी को रहने के लिए दी कि आप इस प्रॉपर्टी पे रह लो। बी ने ये प्रॉपर्टी कब्जा कर ली और इसको देने से मना कर दिया और ये बोला ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ए ने क्या किया, अभी बी को सू कर दिया, राइट, एंड वाइल दिस सूट वाज पेंडिंग, बी ने ये क्या करा, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसी और को, ठीक है, ट्रांसफर क्या कर दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे जो बी है और ए, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो इनको क्या करना चाहिए था, और इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट चल रहा था, तो जब इस प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन आ जाता कोर्ट का, उसके बाद ही इन दोनों में से कोई भी पार्टी इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सकती है, पहले ट्रांसफर नहीं करेगी, राइट। तो मान लो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इन्होंने सी को। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बी के फेवर में डिसीजन दे दिया। कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने जो है वो ए के फेवर में ही डिसीजन दे दिया, और कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में बी की नहीं है, बी इसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकता था, ये प्रॉपर्टी तो ए की ही है। तो अब तो बी ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर चुका है, बट यहां पे ये जो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जिस दौरान सूट फाइल हुआ था उस दौरान बी ने सी को ट्रांसफर की थी, तो जो ये ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी विल बी बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, राइट। तो यहां पे ट्रांसफरी क्या होगा, जो कोर्ट का जजमेंट आया है वो बाउंड होगा उस जजमेंट से, भले ही जो सी है ये पार्टी नहीं था इस केस में, बट स्टिल क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बीच में इन दोनों में डिस्प्यूट था और ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हुई, तो ये जो ट्रांसफरी है ये अपने आप बाउंड होगा जो भी जजमेंट होगा इस कोर्ट का। तो अभी यहां पे क्या हुआ, प्रॉपर्टी कोर्ट ने क्या बोला कि ए की है, तो बी तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकता था, तो ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी, सी को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, राइट। तो जो सेक्शन 52 है वो बेसिकली यही बोलता है कि जो भी ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, होना नहीं चाहिए, अलाउ नहीं करता, पर अगर किया है तो जो ट्रांसफर ही होगा उसके ऊपर जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो अप्लाई होगा, राइट। तो बेसिकली इसके बिहाफ पे, अगर ए यहां पे जीत गया है केस, तो इसके बिहाफ पे ये जो ट्रांसफर है ये क्या है, अब ये तो केस जीत गया, तो इसके बिहाफ पे, इसके पार्ट पे ये क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि ये जो ट्रांसफर इन दोनों के बीच में हुआ ये कैसा है, वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। मैं अभी और एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंप्लीटली समझा दूंगा ये, राइट। तो अभी हमने देखा ये बेसिक प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस है जो सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरेटेड है, ये इसके पीछे का बेसिस क्या है, राइट। तो बेसिकली उसकी दो थ्योरीज हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस है किस चीज पे बेस्ड है और क्यों ये एक्चुअल में, इसका बेसिस क्या है, उसका आंसर करने के लिए पहली एक जजमेंट था बेलामी वर्सेस सेबाइन का, राइट। इस केस में यह बोला गया कि जब कोई केस पेंडिंग होता है, जब कोई केस पेंडिंग होता है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि सबको नोटिस है उस चीज का। सपोज ए और बी के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेके केस पेंडिंग था, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि सी को नोटिस था इस बात का कि ये केस पेंडिंग है कोर्ट में, राइट। एंड अगर उसके बाद भी सी जो है वो इस प्रॉपर्टी को खरीदता है बी से, तो सी जो है वो रिस्क ले रहा है अपनी मर्जी से, एंड सी को जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस जजमेंट के वो सफर करने पड़ेंगे, राइट। तो पहली थ्योरी है कि अगर केस पेंडिंग है तो नोटिस है किसको, ट्रांसफरी को, ठीक है। और उसके बाद भी अगर ट्रांसफरी जो है वो प्रॉपर्टी से डील कर रहा है जिस पे लिटिगेशन पेंडिंग है, तो क्या करेगा, ही विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जजमेंट,
राइट। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है? नेक्स्ट थ्योरी बेस्ड है बेसिकली नेसेसिटी पे। किस पे? नेसेसिटी पे। बेसिकली इस थ्योरी को ज्यादा वैलिड माना गया है। ये बोला गया है कि ये थ्योरी ठीक है, पार्टली इट माइट बी ट्रू, बट एक्चुअली जो मेन थ्योरी मानी गई है थ्रू वेरियस डिसीजंस, वो ये थ्योरी है। क्यों है ऐसा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पे मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था। ए ने क्या करा, इसी तरह के फैक्ट्स हैं, ए ने अपना घर बी को रहने को दिया। अब बी ने क्या करा, इस घर पे कब्जा कर लिया, राइट, और ये घर इसने क्या करा, सी को बेच दिया। ठीक है, अभी खैर अभी रहने दीजिए, अभी केवल 2 डायमेंशन बताते हैं। इसने अपना घर बी को रहने को दिया, पर बाद में बी ने क्या बोला कि ये घर मेरा है। तो ए ने क्या करा, बी को सू किया, ठीक है, फॉर गिविंग बैक द पोसेशन, एंड दूसरा क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राइट, कि कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि ये जो घर है, पर्टिकुलर ये वाला जो घर है, ये किसका है, ये मेरा है। ए ने इस चीज के लिए बी को सू किया। पर जब ये लिटिगेशन पेंडिंग था, जब ये सूट पेंडिंग था, उसी दौरान बी ने ये प्रॉपर्टी क्या की, सी को बेच दी, राइट। अब जब बी ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी, तो फिर क्या हुआ, कोर्ट का जजमेंट जो है वो ए के फेवर में आ गया। जब ए के फेवर में जजमेंट आ गया, तो बेसिकली अब प्रॉपर्टी तो बी के पास बची नहीं। अगर ये रूल नहीं होता तो क्या होता, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो अब ये प्रॉपर्टी बी ने ऑलरेडी सी को बेच दी, तो ए बी के अगेंस्ट क्या एनफोर्स करेगा, कोर्ट ने डिक्री ए के फेवर में दे दी। अब जब डिक्री दे दी, तो डिक्री क्या थी कि भाई प्रॉपर्टी का पोसेशन बी जो है वो ए को वापस दे, राइट। और ये दूसरी डिक्री क्या थी कि ए जो है वो राइटफुल ओनर है प्रॉपर्टी का। पर अब ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सी के पास जा चुकी है, और सी तो इस केस में इन्वॉल्व है नहीं, और जो जजमेंट है वो सी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, राइट। तो उस केस में जो डिक्री आएगी कोर्ट की, वो तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, राइट। उस डिक्री को बी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी अब उसके पास बची नहीं। तो यहां पे क्या होगा, ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी का जो रूल है कि जो कोर्ट की डिक्री है वो कभी अनसेटिस्फाइड नहीं जानी चाहिए, उसको एनफोर्स किया जाना चाहिए, ये उसके अगेंस्ट चला जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या जस्टिस हो पाया, नहीं हो पाया। इन दोनों के बीच में केस था, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, इसने ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के दौरान इसको बेच दी। अब अगर इसे प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब ये क्या करे, अब ये सी को सू करे अलग से, राइट। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस नहीं होता, तब क्या होता, मैं वो बता रहा हूं आपको कि क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की। तो अब क्योंकि भाई ए और बी के बीच में केस था, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकते डिक्री, तो सी थर्ड पार्टी है। तो फिर अब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, पहले तो इसने इसके अगेंस्ट केस लड़ा इतने लंबे समय तक, फिर ये क्या करेगा, फिर सी के अगेंस्ट ही दोबारा केस करे। अब जब इन दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हो सकता है डी को ट्रांसफर कर दे। तो अब फिर अगर जजमेंट कोर्ट का किसके, ए के फेवर में आया, बट फिर प्रॉपर्टी इसके पास नहीं बची है, प्रॉपर्टी किसके पास आ गई है, डी के पास आ गई है। तो अब ए को क्या करना पड़ेगा, अब ए डी के अगेंस्ट केस करे, तो इसकी जिंदगी तो केस करते करते निकल जाएगी, राइट। अब आपको शायद समझ आया होगा कि क्यों ये वाला रूल इनैक्ट किया गया, कि भले ही पार्टीज ये दो थी, ये सूट में पार्टी भी नहीं था, बट स्टिल अगर जो जजमेंट आएगा वो क्या है, वो इसके अगेंस्ट एनफोर्स किया जाएगा, राइट। कि क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, डिक्री इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, और ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाई, ये अराइज हो जाएगी। इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है वो जरूरी हो जाता है, और इसीलिए सेक्शन 52 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कि अगर इस दौरान ये प्रॉपर्टी सी को बेचता है, तो सी को कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। अब मान लो बी ने सी को बेच दिया, इसमें 2 सिचुएशन देखते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी, ए बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, बी ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, पर कोर्ट का जजमेंट किसके फेवर में आया, बी के फेवर में आया। तो अगर बी के फेवर में आया, तो मतलब बी क्या था, बी ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज था, कोर्ट मान गया इसकी बात कि भाई प्रॉपर्टी आपकी है, तो फिर यहां पे सी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉपर्टी सी के पास रहेगी, राइट। तो ट्रांसफर क्या हुआ, वैलिड ट्रांसफर है। पर अगर ये जो जजमेंट है ये ए के फेवर में आया, और तो प्रॉपर्टी किसने बेची थी, इसको बी ने ट्रांसफर की थी, तो बी तो राइटफुल ओनर है ही नहीं प्रॉपर्टी का,
और ये तो बेसिक रूल है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 8 में भी है। क्या बोलता है? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट कि वन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो इसके पास जब ओनरशिप ही नहीं है तो सी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, राइट? तो कोर्ट ने क्या बोला? ओनर ये है, तो इसके ऑप्शन पे ये जो ट्रांसफर है, ये वाला जो ट्रांसफर इन दोनों के बीच में हुआ है, इसके ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब अगर ये चाहेगा तो ये प्रॉपर्टी इससे ले ली जाएगी और वापस किसको दे दी जाएगी? ए को दे दी जाएगी, राइट? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सी ने तो बी को पैसे दिए हैं, तो अब उसका क्या? तो सी जो है वो बी से अपने पैसे वगैरह रिकवर करता रहे, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है और पैसे इससे अपने रिकवर कर सकता है। तो आई होप आपको सेक्शन 52 का जो बेसिक एप्लीकेशन है, क्योंकि ये पकड़ना मुश्किल होता है, ये चीज़ जो होती है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, तो वो आपको समझ आ गया होगा, राइट? तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? नेसेसिटी की, और उसका रीज़न जो है वो ये है कि अदरवाइज क्या होगा? नेसेसिटी जो है वो पब्लिक पॉलिसी क्या है कि डिक्री जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है? जैसा मैंने आपको उस एग्जांपल के थ्रू बताया कि वो बार बार वो केस करता जाएगा और सामने वाला प्रॉपर्टी बेचता जाएगा, उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा, राइट? अब हम इसके बाद जब हमने बेसिक जूरिस्प्रूडेंस समझ लिया सेक्शन 52 का, तो अब हम समझते हैं इस सेक्शन 52 के बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वर्ड बाय वर्ड सेक्शन 52 क्या कहता है। अब सेक्शन 52 कहता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी। तो सबसे पहली बात क्या है? ड्यूरिंग पेंडेंसी। मतलब क्या होना चाहिए? सूट मस्ट बी पेंडिंग, सूट मस्ट बी पेंडिंग, राइट? तो एक सूट पेंडिंग कब माना जाता है? जब प्लेंट फाइल की जाती है, तब से लेके जब तक डिसीजन आ जाता है। क्या तब तक? नहीं, जब तक डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता या फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाती डिक्री, ठीक है? डिक्री आ गई, प्लेंट फाइल हुई, तो कुछ ना कुछ कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो उससे डिक्री पास हुई, और उस डिक्री का जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता या डिक्री कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, राइट? या फिर ऐसा हो जाता है कि टाइम बार्ड है और अब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, राइट? तो कब तक? आप सिंपली समझो कि प्लेंट फाइल होने से लेके केवल डिसीजन तक नहीं, एग्जीक्यूशन तक ये सूट क्या माना जाएगा? कि ये सूट जो है पेंडिंग है, राइट? तो इस बीच में अगर कभी कोई मान लो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि जब डिसीजन आ गया उसके बाद ए इस प्रॉपर्टी को बेचते या बी इस प्रॉपर्टी को बेचते, नहीं, उसको इंतजार करना पड़ेगा जो डिक्री आई है उसको एग्जीक्यूट होने तक का। उसके अलावा क्या जब अपील फाइल होती है, तो क्या अपील के जब मान लो ये डिसीजन आ गया फिर अपील फाइल हुई, तो क्या अपील जब पेंडिंग है डिक्री इस पर्टिकुलर जजमेंट में, इस पर्टिकुलर डिक्री में, तो क्या उस दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? क्या उस दौरान माना जाएगा कि ये सूट पेंडिंग है या नहीं, राइट? तो अगर अपील फाइल की गई है तो भी माना जाएगा कि जो सूट है वो पेंडिंग है। अगर अपील गई हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, राइट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, एंड इवन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील पेंडिंग है, तो भी माना जाएगा कि सूट क्या है? पेंडिंग है। सूट फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है, सूट क्या है? पेंडिंग है। तो इस दौरान भी मान लो ये सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपील थी वो गई, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में वो क्या बोलते हैं डिसाइड हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या करता है ये इंसान? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। पर इस दौरान क्या हुआ? जो बी है वो अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एसएलपी के बारे में बात करता है, स्पेशल लीव पिटिशन, स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। तो इसके अंडर जो है वो बी ने अपील फाइल कर दी। तो जब अपील फाइल्ड है तो इसका मतलब क्या है? अभी भी सूट पेंडिंग है, राइट? उस दौरान भी ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अपील माना जाता है कि वो किसी सूट का एक्सटेंशन है,
अपील क्या माना जाता है कि एक बेसिक जो सूट है, अपील उसका एक्सटेंशन है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला जो इशू है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी जो है ये आपको समझ आया होगा। बेसिकली एक जजमेंट था दलीप कौर वर्सेस जीवन राम का, दलीप कौर वर्सेस जीवन राम, राइट, 1996 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील पेंडिंग है अंडर आर्टिकल 136 भी, तब भी ये माना जाएगा कि सूट अभी पेंडिंग है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। फिर हम फर्दर देखते हैं। इट सेज इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी ये यहां से डिलीट नहीं किया गया है, पर अब जो है इसका कोई इफेक्ट बचा नहीं है, ठीक है। और established beyond such limits by the central government of any suit or proceeding which is not collusive, right? तो मतलब क्या होना चाहिए, सूट या कोई और इस तरह की प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। विच इज नॉट कल्यूसिव, कैसी नहीं होनी चाहिए, कल्यूसिव नहीं होनी चाहिए। कल्यूसिव का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी में हम समझें तो कल्यूसिव को हिंदी में प्रॉपर वर्ड जो होता है वो था मिली भगत। मतलब दोनों ने मिल के सूट ना फाइल किया हो, मतलब ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, इनकी कोई प्रॉपर्टी है, एक्स की कोई प्रॉपर्टी है, तो एक्स ने वाई, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, एक्स बोल रहा है वाई को कि यार तुम मेरे अगेंस्ट ना केस फाइल कर दो इस प्रॉपर्टी पे, राइट। और केस फाइल कर दो, पर मतलब ज़्यादा एविडेंस वगैरह मत देना और उसको फाइल करके छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, सूट पेंडिंग हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और उस दौरान मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी जो है मैं जेड को बेच दूंगा, तो उससे जेड जो पैसा देगा उस पैसे को क्या करूंगा, उस पैसे को हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। बात समझ आई? इसको बोलते हैं कल्यूजन होना इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों ने, ये दोनों मिल के फ्रॉड करना चाहते हैं जेड के साथ। तो एक्स और वाई के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी कि एक्स जो है अब एक्स की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वाई सूट फाइल करेगा और एविडेंस वगैरह ज्यादा देगा नहीं, केस अच्छे से लड़ेगा नहीं, और उस दौरान एक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी जेड को बेच देगा, और जब ये प्रॉपर्टी जेड को बेच देगा तो ये जो पैसा मिलेगा वो ये दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन दोनों के बीच में कल्यूजन है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, और ऐसी कोई सिचुएशन है तो इस पे जो सेक्शन 52 है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों ने मान लो पैसा आधा आधा कर लिया, अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, कोर्ट ऑब्वियसली जब वाई कुछ एविडेंस ही नहीं दे रहा है तो जजमेंट एक्स के फेवर में ही आया, ठीक है। जब एक्स के फेवर में जजमेंट आया तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए, जेड के पास जानी चाहिए, राइट। पर इन दोनों के बीच में क्या है, सॉरी, प्रॉपर्टी बेसिकली मान लीजिए जजमेंट जो है वाई के फेवर में आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, कल्यूजन है। तो यहां पे जब कल्यूजन है तो जजमेंट इस केस में अब जो जेड है वो प्रॉपर्टी रख लेगा, ठीक है। तो वाई बोलेगा कि भाई मेरे ऑप्शन पे तो प्रॉपर्टी, मेरे ऑप्शन पे तो ये वॉइडेबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो कल्यूजन है, ये जो केस है बेसिकली ये लिस्ट पेंडेंस के अंडर आता है, और मेरे ऑप्शन पे ये जो ट्रांसफर है वॉइडेबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम दोनों के बीच में सूट पेंडिंग था उस दौरान ये प्रॉपर्टी जो है एक्स ने इसको ट्रांसफर की है, तो ये जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा और बोलेगा कि क्योंकि आपके बीच में कल्यूजन है इसलिए यहां पे सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ हमेशा क्या बोलता है, वन मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स एंड वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब अगर आप खुद ही धोखाधड़ी करना चाह रहे हो और उसके बाद आप सेक्शन 52 का बेनिफिट भी लेना चाह रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये केस जो है ये क्या बोलता है, इसीलिए जो इंग्रेडिएंट है वो क्या कहता है कि जो सूट है वो कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, एंड इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन। तो ये किस पे अप्लाई होगा, सेक्शन 52 इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाइड होगा। और उस सूट में क्या हो रहा है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई राइट जो है वो क्वेश्चन में है, ठीक है, राइट जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में है, ठीक।
तो क्या हो सकता है? हो सकता है भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो, राइट, प्रीएम्पशन की बात हो। क्यों? क्योंकि ये सारे राइट्स जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है, तो इस तरह का कोई सूट इन दोनों के बीच में चल रहा हो, ठीक है। तो क्या किस पे अप्लाई होगा ये सेक्शन? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, ठीक है। Property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under the decree or order which may be made therein, except under the authority of court and on such terms as it may impose। बस आखिरी में क्या बोलता है ये सेक्शन 52 कि ऐसा ये जो ट्रांसफर है, वैसे तो ये लोग कर नहीं सकते हैं जो भी पार्टीज टू सूट हैं, पर केवल तब कर सकते हैं जब कोर्ट इनको परमिट कर दे। कोर्ट कौन सा कोर्ट? जिसके सामने ये केस फाइल हुआ है, ठीक है, जिसके सामने ये केस फाइल हुआ है। अगर वो कोर्ट परमिट कर देता है कि नहीं ठीक है आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, तो किया जा सकता है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। आई होप आपको सेक्शन 52 का जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, राइट। वो तो मैंने आपको बताया कब से माना जाएगा कि शुरू हुआ, तो जिस दिन प्लेंट फाइल हुई, ठीक है, उस दिन से माना जाएगा। पर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ही होना चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सेक्शन 52 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस है वो अप्लाई नहीं होगा। अब कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट का क्या मतलब है? तो दो तरह से कॉम्पिटेंसी होती है, एक तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है और दूसरा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वहां होता है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन 15, 16, ठीक है, सेक्शन 9 रेड विथ सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी के हिसाब से जो ज्यूरिसडिक्शन वाली जो बात है, राइट, वो फॉलो की जानी चाहिए। तो जो सूट इन दोनों पार्टीज के बीच में, एक्स और वाई के बीच में पेंडिंग होगा, वो कहां पेंडिंग होना चाहिए? एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जिस कोर्ट के पास एक्चुअल में पावर है उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। सपोज कोई प्रॉपर्टी जो है वो लखनऊ में सिचुएटेड है, राइट, प्रॉपर्टी जो है वो लखनऊ में सिचुएटेड है, पर जो सूट एक्स ने फाइल किया है वो कहां फाइल किया है? वो सूट इन्होंने फाइल कर दिया है कहीं पे जाके कानपुर में। तो क्या इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लखनऊ में सिचुएटेड है, तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है? लखनऊ का कोर्ट, ना कि कानपुर का कोर्ट। और क्योंकि ये सूट कानपुर के कोर्ट में फाइल कर दिया है तो इस वजह से लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है जहां पे सूट फाइल हुआ है, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन वाली बात है, इसमें दो जो एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि लखनऊ में होना चाहिए था, कानपुर में फाइल किया, तो यहां पे लिस पेंडेंस जो है वो अप्लाई नहीं होगा। पर अगर केवल पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम है, राइट, कि केवल 2 लाख रुपए की का ज्यूरिसडिक्शन था और प्रॉपर्टी कीमत 2,10,000 थी और गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, उस केस में अगर कोर्ट पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से इनकॉम्पिटेंट है तो क्या होगा? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस है वो अप्लाई होगा, राइट। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अच्छे से ध्यान रखने हैं, राइट। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया जो कि कई सारे इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन डिबेट हुआ जुडिशियल लीगल फ्रैटर्निटी में, कई केसेस में इस चीज़ों को डिस्कस किया गया। वो क्वेश्चन ये है कि सपोज एक्स जो है, मान लो यहां पे हम समझते हैं एक्स जो है ये कोई प्रॉपर्टी है और एक्स ने एक्स का वाई से इस प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है और एक्स ने किसी कोर्ट में, मान लीजिए कोर्ट 1 में एक सूट फाइल किया इस प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। अब कोर्ट 1 ने क्या बोला? कोर्ट 1 ने ये बोला एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी कि ये जो हमारा जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट है, दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसने क्या किया? जब ऐसा होता है तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर देता है,
कोर्ट ने प्लेंट को रिटर्न कर दिया और ये बोला कि आप करेक्ट कोर्ट में फाइल करो। तो सपोज आज कितनी डेट है, राइट? मान लीजिए कि आज 2 अक्टूबर है, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 अक्टूबर को इसने ये सूट जो एक्स है, इसने सूट कोर्ट 1 में फाइल किया। फिर उसके बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर को इसको लौटा दिया और ये बोला कि ये जो आपकी जो प्लेंट है, ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और आप प्रॉपर कोर्ट में जाके कंप्लेंट जो प्लेंट है वो फाइल करो। तो अब इसने क्या करा, ये कोर्ट 2 में गया। हालांकि इतनी जल्दी होता नहीं है, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये जो कोर्ट 2 है, ये कोर्ट 2 में गया। कोर्ट 2 में कब ये गया, 28 अक्टूबर को गया। 28 अक्टूबर को इसने प्लेंट फाइल की, राइट? अब क्या हुआ, अब 2 अक्टूबर के बेसिकली ये 2 अक्टूबर के बाद ये जो टाइम फ्रेम है जिस दौरान यहां पे कहीं सूट फाइल्ड नहीं था, अब ये प्रॉपर कोर्ट में इन्होंने क्या करा, फाइल किया है सूट। तो इस बीच में वाई ने ये प्रॉपर्टी उठा के किसी थर्ड पार्टी जेड को बेच दी। तो फिर अब क्वेश्चन ये आया कि क्या अगर इस दौरान ये प्रॉपर्टी बेची गई है, जब एक प्रॉपर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए प्लेंट लौटा दी गई थी, जिस पहले कोर्ट में केस फाइल किया गया था उसके थ्रू, तो क्या इस केस में क्या ये माना जाएगा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग है? क्या इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस लगेगा? तो बेसिकली आज जो सिचुएशन ऑफ लॉ है वो ये है कि इस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है वो नहीं लगेगा और ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग है, राइट? क्योंकि बेसिकली आर्टिकल 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जब हम देखते हैं तो वो ये बोलता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, जिस दिन से प्लेंट जो है वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल की जाएगी। तो ये बेसिक लॉजिक है इसके पीछे का। आई होप आपको ये जो कॉम्पिटेंस वाली जो बात है वो कंप्लीटली समझ आई होगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ और इसके एस्पेक्ट्स हैं सेक्शन 52 के, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी जो फॉरेन में सिचुएटेड है, एक्स और वाई जो हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है, मालदीव्स में सिचुएटेड है, ठीक है, और डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया में और उसके बीच में बेसिकली पहले तो इंडिया में डिस्प्यूट चलेगा नहीं, ठीक है, बट स्टिल अगर किसी तरह का, क्योंकि इवन लॉ जो है वो ये बोलता है कि हमेशा, अगर आप लोगों ने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो बात करता है लेक्स सिटस की, जो कि ये बोलता है कि कहीं पे भी जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है, अब्रॉड में सिचुएटेड है और उसको बेच दिया गया है जबकि दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस पर लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद जो लिस्ट पेंडेंस है वो अप्लाई किस पे होता है, केवल जहां पे वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, राइट? जहां पे एक पार्टी, मान लो इनमें से जो भी सूट की जो पार्टी है एक्स और वाई जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इनमें से कोई भी पार्टी अपनी इच्छा से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, केवल तब डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा, राइट? तो कब ऐसा हो सकता है कि अपनी इच्छा से ट्रांसफर ना करें? एग्जाम्पल कोर्ट सेल, जहां पे कोर्ट के ऑर्डर के कारण किसी पार्टी को जो प्रॉपर्टी है वो सेल करनी पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस अप्लाई होगा? आंसर होगा नहीं। ये क्वेश्चन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में, मेंस में अक्सर पूछा जाता है और लोग गलती करके आते हैं, राइट? फिर उसके बाद इसमें हम एक केस और देख लेते हैं और बेसिकली एक और चीज कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है वो बेसिकली किस चीज को भी प्रिवेंट करता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को भी प्रिवेंट करता है। जैसे मैंने आपको उस एग्जांपल से बताया था कि ए ने बी को सू किया है, बी ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो अब बी के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो फिर ए सी को सू करे, राइट? फिर सी को जब सू किया तो वो डी को ट्रांसफर कर दे, तो फिर ए डी को सू करे, तो क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होंगी। और क्या लॉ जो है वो कभी नहीं चाहता
कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन हो, लॉ चाहता है कि कम से कम लिटिगेशन हो, इसीलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को एनकरेज नहीं किया जाता। एंड एक फैसेट ये भी है सेक्शन 52 के होने का। उसके बाद सेक्शन 52 पे एक और केस जो है इंपॉर्टेंट केस है, वो आप एक बार लिख लीजिए। जयाराम मुदलियार वर्सेस अय्या स्वामी, 1973 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, राइट। इस केस में बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई कर्ता है, ठीक है, कर्ता ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली, अगर वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी जो है वो बेच देता है, जो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है वो बेच देता है, जबकि उसकी फैमिली के किसी मेंबर ने, राइट, उसकी फैमिली के किसी मेंबर ने क्या कर रखा है, सूट फाइल कर रखा है, किसके लिए, पार्टीशन के लिए, कि प्रॉपर्टी जो है उसका पार्टीशन हो जाए। और उस दौरान अगर कर्ता इस प्रॉपर्टी को बेच देता है तो इस पे जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अप्लाई होगा। इस केस में ये बोला गया। तो आई होप आपको सेक्शन 52 बहुत प्रॉपरली समझ आया होगा। और अगर किसी भी एग्जाम में आप सेक्शन 52 पे जितना मैंने आपको पढ़ाया, इसके बैकग्राउंड, लीगल मैक्सिम से लेके यहाँ तक अगर आप लिख दोगे, पहली बात, किसी भी मेंस एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना कुछ लिख पाओ, बट अगर आप इतना सब लिख दोगे या इसका 70% भी लिख दोगे तो आपको जो भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो जो भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।